देश का बजट सामने आ चुका है और इस बजट को और सरल भाषा में समझाने के लिए और जो विपक्ष के आरोप हैं उन पर सफाई देने के लिए, जवाब देने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी जुड़ रहे हैं। पीयूष गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। नमस्कार पीयूष जी, ये इत्तेफाक ही है कि पिछली बार जब सरकार ने टैक्स की दरों में रियायत दी थी तब बजट आप ही पेश कर रहे थे, और इस बार जब हम उसको समझने के लिए बैठे हैं तो भी आप ही हमारे साथ हैं। और मैं उस पर थोड़ी चर्चा करूं उससे पहले इस बजट को लेकर जो बातें रखी जा रही हैं उस पर आपका टेक अवे क्या है, क्योंकि आप पूरे फाइनेंस को, इस सेक्टर को अच्छे से समझते हैं, खुद वित्त मंत्री रह चुके हैं, तो आपके हिसाब से 2-3 टेक अवेज क्या है आज के इस बजट के बड़े पॉइंटर्स? मैं समझता हूं सबसे पहले तो ये बजट वास्तव में एक ऐसी दिशा दिखाता है जो विश्व में सभी लोग आज पहचान रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ही आगे चल के विश्व की अर्थव्यवस्था को बल देगा। इस बजट में अगर आप देखें तो बड़ा होलिस्टिक थिंकिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस और छोटा मोटा फोकस नहीं। 4 साल पहले 3.5 लाख करोड़ का कैपेक्स बजट था, आज 10 लाख करोड़, और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें तो 13.5 लाख करोड़। अब इसका जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होता है, जो डिमांड पुश इससे आती है, जो रोजगार और काम के अवसर मिलते हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स को इसका लाभ होता है, इसको आप भली भांति देख सकते हैं। अलग अलग वर्ग, चाहे टूरिज्म हो, कौशल विकास हो, विश्वकर्मा योजना से किसानों की बात हो, युवा युवतियों की महिला शक्ति को और सशक्त बनाने की बात हो, मैं समझता हूँ 140 करोड़ भारतीयों की चिंता करने वाला बजट अपने आप में एक नया मिसाल भी पेश कर रहा है और आगे आने वाले अमृतकाल के 25 साल के लिए भारत को आत्मविश्वास के साथ आगे जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। पीयूष जी, आज जब बजट आने वाला था और हम लोगों से बात कर रहे थे तो मिडिल क्लास जो है वो इस हालत में था कि उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि उसको कुछ मिलेगा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बजट आया, उसके लिए टैक्स की दरों में छूट भी दी गई, और नितिन गडकरी जी का मैं बयान सुन रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे लोग इस पर चर्चा करने लगे, विपक्ष का आरोप ये लगा कि एक तो आपने नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है इसलिए ये देखते हुए किया है, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये झुनझुने टाइप है, इसमें कोई बहुत फायदा नहीं होगा, बहुत लोगों को फायदा नहीं होगा। ये टैक्स स्लैब में जो छूट है इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो मिडिल क्लास के लिए बहुत हुआ है और कई वर्षों में हुआ है। हर वर्ष कुछ ना कुछ तरीके से, कई बार प्रोसीजरली प्रोसेस में, कई बार टैक्स के राहत में, कई बार एग्जेम्पशंस की लिमिट्स के माध्यम से, मैं समझता हूँ 2014-15 से ही लगातार मिडिल क्लास के ऊपर चिंता की गई है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का इस बजट में भी मध्यम वर्ग के बारे में चिंता साफ तौर पर जाहिर होती है। मैं समझता हूँ मिडिल क्लास का जो एक नॉर्मल अपेक्षा होती है वो होती है मेरा जीवन सरल हो, मुझे काम के नए अवसर मिले, मेरी टैक्स की प्रक्रिया सरल हो, मेरे टैक्स की प्रक्रिया के माध्यम से जो मैं टैक्स देता हूँ उसका सदुपयोग हो। और मैं तो दिन भर दिन रात लोगों से मिलता जुलता हूँ, देश भर में छोटे व्यापारी, कामगार, उद्योग जगत के लोग, निर्यातक, मध्यम वर्गीय लोगों के साथ मेरा उठना बैठना बहुत रहता है। मैं समझता हूँ कि सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक ईमानदार सरकार 9 वर्ष तक, एक निर्णायक सरकार, एक ऐसी सरकार जो देश की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत कर रहे हैं, एक ऐसी सरकार जो चिंता करता है कि 11.5 करोड़ हमारी माता बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को शौचालय के लिए खेत में या बाहर जाना पड़े, एक ऐसी सरकार जो 3.5 करोड़ गरीबों को मुफ्त में जब घर देके उनके जीवन को एक पूरी तरीके से उज्जवल बना देता है, एक नया मोड़ पे ले जाता है। जब सदुपयोग होते हैं उनके पैसे का तो कोई मध्यम वर्गीय सिर्फ टैक्स की रेट नहीं देखता है, उसको एक आनंद आता है कि देश के निर्माण में मेरा भी योगदान है, और मेरे पैसे से जब किसी एक बच्चे के मुंह पे एक खुशी दिखती है
कभी कोई व्यक्ति जिसका कभी हार्ट ऑपरेशन या नी सर्जरी नहीं हो पा रही थी, उसको जब एक नई जिंदगी मिलती है, या डायलिसिस सस्ते में मुफ्त में मिलती है, जब 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज होता है, स्वास्थ्य सेवा मिलती है, मैं समझता हूँ उसका आनंद ही हमारे मध्यम वर्गीय भाई बहनों को बहुत संतुष्टि देता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश हित और जनहित के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो ये जो आरोप रणदीप सुरजेवाला और दूसरे ऑपोजिशन के लीडर लगा रहे हैं कि ये जो आपने टैक्स स्लैब 5 लाख की जगह छूट वाला वो 7 लाख किया, इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। भाई वो आरोप लगा सकते हैं, वो तो आरोप प्रधानमंत्री मोदी जी पे वर्षों वर्षों से ये लोग लगाते रहे। जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी पे अटल है, अटूट है। सर, एक और बात जो अभी लग रही है कि सरकार बार बार ये चाह रही कि लोग नए टैक्स रिजीम की तरफ जाएं, और इसलिए इस बार भी जो 7 लाख की छूट है वो नए टैक्स रिजीम की तरफ है, लोग उस तरफ मूव करें, ये साफ दिखता है सरकार का एक विजन। ये सोच क्यों है? ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड टैक्स रिजीम से लोग न्यू की तरफ क्यों जाएं? इसमें दो चीजें ध्यान में आती हैं। एक तो नया रेजिम बड़ा सिंपल है, आपको कोई कंसल्टेंट वगैरह की जरूरत नहीं, बड़ी सिंपल तरीके से व्यक्ति अपना टैक्स को चुका सकता है। दूसरा, हर एक व्यक्ति को चॉइस देता है, ये दूसरा रेजिम चॉइस देता है कि मैं अपनी सेविंग्स कहाँ लगाऊं, किस तरीके से इस्तेमाल करूं। एक समय था जब इंश्योरेंस या बैंक के एफडी की तरफ सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए शायद ये एग्जेम्पशंस पुराने रेजिम में दी गई थी, पर आखिर 75 वर्ष हो गए आज़ादी को। इंश्योरेंस कंपनी को अपनी स्कीम्स को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, बैंक को अपनी स्कीम्स को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। अब सरकार ही इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक वगैरह में लोगों को प्रोत्साहित करके वहाँ पे डलवाए, ये परमानेंट रेजिम नहीं हो सकता है। और विश्व भर में सिंपल रेजिम्स चलते हैं, सिंपल रेजिम से लोग खुश रहते हैं। साथ ही सर, इसमें एक और प्रश्न जो उठ रहा है, जो विपक्ष का आरोप भी है कि मनरेगा को लेकर कुछ नहीं बताया, गरीबों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी मेरी राकेश टिकैत से बात हुई, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि किसानों को लोन देने की बात इसलिए कि उनकी ज़मीन हड़प लेंगे। हालांकि अब ये ऐसी ऐसी बातों का क्या ही जवाब दिया जाए, लेकिन गरीबों के लिए और एमएसएमई के लिए जो किया गया है उस पर भी थोड़ा हाईलाइट कीजिए सर। देखिए, जहाँ तक गरीबों की बात है, ये पूरा बजट और ये सरकारी गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। आखिर आप बताइए, जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त में अनाज और 28 महीने तक तो डबल अनाज दिया गया, कि जिससे जब कोविड का समय था, थोड़ी आर्थिक समस्याएं भी थी, तो किसी को भूखा ना सोना पड़े, तब जिस प्रकार से देश में व्यवस्थाएं बिठाई गई, एक भी व्यक्ति, एक भी घर ऐसा नहीं है जिसको रात में किसको भूखा सोना पड़ा हो। 50 करोड़ गरीबों को जब आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में इलाज होता है, तो पैसा तो बजट में से ही आता है ना। तो आज देश निकल पड़ा है, और गरीबों की जो रोजमर्रा की समस्याएं रहा करती थी पहले, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, इन सबको तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी तरीके से संभाला ही है। आज 8वीं कक्षा तक सबकी शिक्षा फ्री है, 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज मिलता है, 3.5 करोड़ लोगों को घर दिया गया है। आखिर उन सबका जीवन में जो अमूलचूल परिवर्तन आया है तो आपने देखा ही है। तो मेरे ख्याल से अब देश का आत्मविश्वास बढ़ते जा रहा है, और हमारे किसानों के लिए, हमारे गरीबों के लिए अब नई नई टेक्नोलॉजीज को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसानों के लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे उनकी आमदनी बढ़े। अब राकेश टिकैत जी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में शुगर के किसान, शुगर केन के बहुत बड़े पैमाने पे, टिकैत जी बोल रहे हैं कि कैसे उनको संघर्ष करना पड़ता था, और उनके परिवार के सदस्यों ने कैसे दिन रात धरने किए हैं और संघर्ष किया है कि शुगर केन के, गन्ना के किसानों के लिए। आज गन्ना किसान खुश है, उनको अच्छी कमाई होती है, उनका यील्ड बढ़ा है, उनका एफआरपी बढ़ाया गया है, और कंज्यूमर भी खुश है क्योंकि उनके ऊपर बोझ नहीं डाला गया, सस्ते में चीनी भी मिलती है। इथेनॉल पे फोकस किया गया,
इथेनॉल 1% से 10% तक चला गया है, उससे पर्यावरण को भी लाभ है और फॉरेन एक्सचेंज भी बचता है इंपोर्ट। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है वो ऑलवेज बड़ी होलिस्टिक रहती है, वो एक दिशा को नहीं सोचती और चारों दिशा को कैसे लाभ हो सकते हैं। पर पीयूष जी, उस आप कह प्रकार रहे की हैं कि ये policies सरकार होती हैं। गरीबों और इस की है, बजट में आपको ये बजट गरीबों का बहुत है, सारी ऐसी लेकिन policies कांग्रेस का फिर से आरोप है कि ये सुपर रिच की सरकार है। उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ तो 5 लाख से 7 लाख किया टैक्स में, और वहां सुपर रिच वालों के लिए जो सरचार्ज था वो 37% से घटाकर 25% किया, उनको ज्यादा फायदा दे दिया। मुझे लगता है उनकी समझ आपको सुशांत जी थोड़ी समझानी पड़ेगी, विपक्ष की समझ कमजोर है। ये सरचार्ज को कम किया है, इसका इफेक्टिव रेट 4% कम होता है, पर एक शुरुआत है। आखिर हमें इन्वेस्टमेंट के लिए पूंजी भी तो लगती है ना, और अगर हमारे इन्वेस्टर्स और बड़े रूप में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास सेविंग्स जाती हैं तो वो देश में निवेश होगा, निवेश होगा तो नए नौकरी के अवसर बनेंगे, देश की डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी तो निर्यात बढ़ेगी। तो ये दुर्भाग्य से विपक्ष अभी भी एक वो पुरानी कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट फिलॉसफी की बातें करता है। आज की जनता उसको स्वीकारती नहीं है, नकार चुकी है। एक दो छोटे छोटे प्रश्न और लूंगा सर। एक आरोप यह है कि आपने रोजगार कितने पैदा होंगे इसका कोई नंबर नहीं बताया। अखिलेश यादव का आरोप है कि आपने कोई महंगाई कैसे कम होगी इसके बारे में नहीं बताया। अखिलेश यादव जी भूल रहे हैं कि जब वो यूपीए की सरकार को समर्थन देते थे तब डबल डिजिट महंगाई होती थी। ये तो मोदी जी के आने के बाद महंगाई को नियंत्रण में लाया गया, और हमारे 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि महंगाई की एवरेज दर 4.5 के आसपास रही है। मैं इतिहास में भारत के कभी इतनी कम महंगाई 75 वर्ष में कोई सरकार नहीं दे पाई है जितना मोदी जी ने दिया है। तो अखिलेश यादव जी अपनी अर्थशास्त्र को थोड़ा और समझेंगे तो मुझे लगता है उनके लिए अच्छा रहेगा। और जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है, ये पूरा बजट ही रोजगार और नए अवसर वाला बजट है। आखिर जब 10 लाख करोड़ सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा तो आप जानते हैं कि स्टील भी लगेगा, सीमेंट भी लगेगी, कारीगर भी लगेंगे, कारपेंटर भी लगेंगे, प्लम्बर भी लगेंगे। हर प्रकार से ये लोगों को अवसर, मौके, रोजगार और काम करने के लिए सुविधा देगा। पीयूष जी, एक आरोप यह भी है कि अभी चूंकि इलेक्शंस हैं, स्टेट्स के भी और 2024 का भी इलेक्शन है, तो कहा यह जा रहा है कि इस बजट को उस तरह से बनाया गया है कि 2024 में चूंकि इलेक्शन है तो आपने टैक्स में छूट दे दी, स्टेट्स के इलेक्शन है इसलिए आपने कर्नाटक में जो है सूखा प्रभावित इलाके के लिए पैसा दे दिया, फंड दे दिया, आपने ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसके लिए एकलव्य स्कूल की बात कर दी क्योंकि आपको शेड्यूल्ड ट्राइब के वोट चाहिए। यह आरोप लग रहा है कि बजट जो है वो इलेक्शन बेस्ड है। भाई, मैंने आज तक अभी तक सुबह से जितने अर्थशास्त्री और जितने लोगों को टीवी पे देखा है और सुना है, लगभग सबने यूनानिमसली ये कहा है कि इसमें जरा भी कोई चुनावी घोषणाएं नहीं है। बड़ा प्रूडेंट, फिस्कल प्रूडेंट और बहुत ही सोचा समझा बजट है जो समाज के हर वर्ग को लाभ देता है। तो विपक्ष को तो और कुछ मिला नहीं है। उल्टे कुछ एमपीज जब बाहर निकल रहे थे वो चिंता में थे और कह रहे थे हमें बजट स्टडी करना पड़ेगा कि आलोचना क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। और आप हाउस में भी देखिए, हाउस में भी कोई आलोचना वाला विषय कोई था ही नहीं। तो और हमारे तो मानना है कि ये समाज के हर वर्ग की चिंता करता है, 140 करोड़ लोगों की चिंता करता है, जैसे कि आज के पहले 9 और बजट ने की है। सर, ये टैक्स रिजीम वगैरह तो मैं न्यूज़ की पाठशाला में समझाऊंगा ही, लेकिन जो मोटे तौर पर हमने एनालिसिस किया, और ये आखिरी प्रश्न आपसे ले रहा हूं, कि सरकार ये प्रयास कर रही है कि ये जो दुनिया में अभी मंदी का दौर चल रहा है, मुसीबत का दौर चल रहा है, उसमें भारत शाइन कर रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया जाए और दुनिया को भी ये बताया जाए कि अगर आप भारत जैसे बड़े बाजार में आएंगे तो यहां लोगों के पास खरीदारी करने के लिए भी पैसा है। तो वो पूरा एक साइकिल पूरा करने का प्रयास है क्या कि आप कंज्यूमर को पैसा भी दें, बाहर से एफडीआई भी आए, फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़े और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता जाए और वो अपने बूते चले, सरकार के पैसा डालने से ना चले सिर्फ। अनडाउटेडली आपने इनफैक्ट जो असेसमेंट किया है बजट का, ये रियली उसकी होलिस्टिक विजन दिखाता है।
जैसे कि निर्यात को बढ़ावा देने की बात है, इंटरनेशनल ट्रेड से देश विकसित बनते हैं। आप कोई विकसित देश देख लीजिए, उसका इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस पर बहुत बल दिया है। टूरिज्म सीधा नौकरियां देता है और फॉरेन एक्सचेंज कमाता है। टूरिज्म को बल दिया है, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करता है, हमारी कंपेटिटिवनेस बढ़ाता है। तो आप अगर बजट की एक एक पहलू देखेंगे, कौशल विकास हमारे लोगों का टैलेंट बढ़ाता है, क्वालिटी सुधारता है, हमारे गुड्स की भी, हमारे सर्विस की भी। तो एक प्रकार से ये फाउंडेशनल बजट है। अमृत काल में हम प्रवेश कर रहे हैं। 25 वर्ष के अमृत काल का पहला बजट एक आधारशिला बना रहा है आगे के 25 साल तक कैसे देश निरंतर प्रगति के रास्ते पे चले। बहुत बहुत सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमें भी जो हमने फोन लाइंस खोली थी, लोगों का रिएक्शन यही मिला। सबने 10 में 8, 9 और कुछ लोगों ने 10 में 10 नंबर दे दिए। तो शायद लोगों को भी ये बजट पसंद आया। बाकी कुछ सवाल थे जिनका जवाब आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद सर।